नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 3 बज चुके हैं। मुंबई आज फिर 2 अभिनेत्रियों की खबर से गर्म रही। ड्रग्स कनेक्शन में जेल गई रिया चक्रवर्ती को अभी कुछ दिन और सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। रिया की मुश्किलें बढ़ी तो कंगना और महाराष्ट्र सरकार में तकरार बनी हुई है। सरकार ने अब कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच कराने की तैयारी कर दी। और हम आपको बता दें कि ठीक 3:30 बजे हम आपको दिखाएंगे कंगना की नई हुंकार। रिया चक्रवर्ती की उम्मीदों को आज करारा झटका लगा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का रास्ता है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे अगले हफ्ते बेल की अर्जी लगाएंगे। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि कई बड़े नाम रडार पर हैं और इस मामले में रिया से पूछताछ की दरकार अभी है। रिया की जमानत खारिज। रिया को जेल में रहना होगा। सोमवार को हाई कोर्ट में अर्जी। जेल से रिहा होने की रिया की उम्मीदों को आज फिर झटका लगा। सेशन कोर्ट ने रिया की बेल की याचिका को खारिज कर दिया। रिया के वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है। सतीश मान शिंदे पहले ऑर्डर की कॉपी पढ़ेंगे, उनकी किन दलीलों को खारिज किया गया इसका जायजा लेंगे, नई रणनीति बनाएंगे और फिर पूरी तैयारी से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि वो सोमवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सतीश मान शिंदे, उनका जो अभी प्राथमिक बयान आया उसमें ये साफ है कि अगले हफ्ते यानी कि मंडे को ही वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वो पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे और ऑर्डर पढ़ने के बाद ही देखेंगे कहाँ उनकी दलील फेल हुई, कहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी, कहाँ एनसीबी की बात को माना कोर्ट ने। इन सब पे उनको अपना एक मजबूत ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अगले हफ्ते जाएंगे। रिया ने अपनी जमानत अर्जी में खुद को बेगुनाह बताते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो पर जबरन बयान दिलवाने का आरोप लगाया, लेकिन सेशन कोर्ट में रिया का गेम नहीं चला। रिया पर एनडीपीएस कानून का सेक्शन 27A लगाया गया है, जो रिया की दलील पर भारी पड़ गया। परचेसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है और वो ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं, इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। when they move to Bombay High Court, pardon? हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज होती है। रिया ही नहीं, ड्रग्स कनेक्शन में उसके भाई शौविक और बाकी 4 लोगों की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। इनमें सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के साथ साथ 2 ड्रग पैडलर्स जैद विलात्रा और बासित परिहार भी शामिल हैं। रिया की तरह शौविक भी जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन जैद और दीपेश के वकील कल ही जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। बाद में सेक्शन 27 जो 20 सेक्शन जो अट्रैक्ट है उसमें पनिशमेंट 10 साल की है सर, और इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है। ये 2 पॉइंट लिया सर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते हुए सर। आगे हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर। आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि हमारे जितने भी सेक्शंस अट्रैक्टेड है वो बेलेबल सेक्शंस है, उसके अंदर एक भी नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाया नहीं गया हमारे क्लाइंट के ऊपर। रिया और शौविक के ऊपर 27A लगाया गया जो नॉन बेलेबल है, लेकिन हमारे क्लाइंट के ऊपर वो नहीं लगाया गया। कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 29 का सेक्शन है, बट उससे ज्यादा कुछ है नहीं। एंड देन काइजान इब्राहिम जो है अदर अक्यूज, ही हैज अ मच हायर रोल एंड ही इज बीन रिलीज्ड, उसका बेल हो गई है, तो वी वर आल्सो क्लेमिंग पैरिटी विद हिम। ड्रग्स कनेक्शन में रिया की मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो इस मामले को और आगे ले जाने की तैयारी कर चुकी है। एनसीबी रिया के सहारे ड्रग्स के काले कारोबार के बड़े नामों तक पहुंचना चाहती है। जाहिर है एनसीबी इसी दलील को हाई कोर्ट में भी आजमाएगी।
अगर उन 25 तक पहुंचना है तो ये देखना है कि पेडलर कौन था, कहां से सप्लाई हुई, रिवर्स प्रूफ जिसे कहते हैं। सबसे जब सबूत पुख्ता होंगे, पेडलर्स पकड़े जाएंगे, जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो पकड़ा जाएगा, तब शायद इन नामों का खुलासा, और तब एक एक को सम्मन भेज करके एनसीबी मुख्यालय अगले कुछ दिनों तक ये मुंबई में जो सबसे बड़ी घटना हो रही है उसका केंद्र बना रहेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। मल्होत्रा आज एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ में कई बड़े नाम भी सामने आए हैं। एनसीबी ने इसे लेकर डोजियर भी बनाया है। आज की बैठक में इसे ही मुकम्मल तस्वीर दी जाएगी। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। तो मतलब ये कि 22 सितंबर तक रिया अब जेल में रहेंगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी हाई कोर्ट में याचिका का दरवाजा आगे खुला है। हाई कोर्ट में याचिका अब सोमवार को लगेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि कम से कम आज, कल और परसों अब 3 दिन रिया चक्रवर्ती को जेल में गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का रुख उनकी जमानत पर क्या रहता है, इससे तय होगा कि आगे वो जेल में रहेंगी या फिर बाहर आ पाएंगी। हमारे साथ अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी, लाइव आ गए, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, आगे क्या होगा? जी देखिए, आगे यही होगा, जो हाईकोर्ट है वहां पर जाएंगे तमाम लोग। अब तक उनको ऑर्डर मिल चुका होगा और रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ, एक करारा झटका लगा रिया चक्रवर्ती और बाकी जितने आरोपी हैं उनको। जरा आपको तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये जो सेशन कोर्ट है, इसी पर रोहित सुबह से निगाहें बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया, करारा झटका लगा। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती समेत ड्रग पैडलर और जितने भी आरोपी हैं, जो पूरा मामला ये फंस रहा है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा दलील दी थी कि अभी जो जांच है वो इनिशियल स्टेज में है। ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, जबकि रिया चक्रवर्ती समेत तमाम आरोपियों के वकील ने कहा, खासतौर पर रिया के वकील ने, कि उनसे जबरन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बयान दर्ज कराया है। लेकिन अदालत ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पक्ष था उसको माना। उसके अलावा इसमें जो एक सेक्शन है रोहित 27A, इसके तहत ये काफी संगीन धारा है, इसमें गैर जमानती धारा है। लिहाजा जो कोर्ट है उसने तमाम आरोपियों, रिया समेत सबके बेल रिजेक्ट कर दिए हैं। यानी रिया चक्रवर्ती को भी भाई कला जेल में कुछ रातें और गुजारनी पड़ेगी। वहीं अब जो तमाम आरोपी हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रोहित, बिल्कुल। अरविंद ओझा आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा बता रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन अभी तक जमानत को मंजूरी नहीं मिली है। रिया की पूरी ड्रग्स मंडली थी जो उसके कहने पर ड्रग्स खरीदती थी। वो बताती थी उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए, यहां तक कि उसका भाई भी रिया के कहने पर ड्रग्स का इंतजाम करता था। सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई नामों का खुलासा भी किया और एनसीबी ने बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों को लेकर एक डॉजियर भी तैयार कर लिया। रिया ड्रग्स मंडली से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, रिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टारगेट पर रिया चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग ही नहीं है, बल्कि वो बड़े नाम भी हैं जो रिया और शौविक के बयान में सामने आए। अब रिया उसके लिए भी एनसीबी की सीढ़ी बनेगी। रिया की ड्रग्स मंडली में अब तक जो खुलासे हुए हैं उसमें भाई शौविक के साथ साथ कई नाम सामने आए हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या। रिया ड्रग्स गैंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैसे ही हाथ डाला, एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। अब गिरफ्तारी की इस पूरी चेन को समझिए, कैसे एनसीबी की टीम ने ड्रग्स गैंग पर हाथ डालना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शौविक को जैद का नंबर दिया था। शौविक की ड्रग्स कंपनी का पीछा करते हुए नारकोटिक्स की टीम इब्राहिम उर्फ अका तक पहुंची। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का जैद, बासित और इब्राहिम से कनेक्शन फुटबॉल से जुड़ा।
शौविक फुटबॉल का शौकीन है और यही शौक उसे ड्रग्स के जाल में उलझा चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लब्स में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शौविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शौविक के घर आना जाना शुरू हो चुका था। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर्स हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाया करता है और फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शौविक भी हैं। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया के शिकंजे में आने के बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के हर तार को खंगालने में जुटी है। एनसीबी को उम्मीद है कि ये तार उन्हें डर्टी गेम के बड़े बड़े नामों से जोड़ देगी। अरविंद ओझा, मनीष पांडे और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। तो सीधे अरविंद ओझा के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अरविंद ओझा, लगातार इस बात को लेकर चर्चा रही कि रिया और शौविक से पूछताछ के बाद, ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद कुछ बड़े नाम सामने आए हैं जिनको लेकर एक डॉजियर एनसीबी ने तैयार किया है। इसकी जांच कब शुरू होने वाली है? जी मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, तो मैं आपको बताता हूं कि केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो काफी दिनों से मुंबई में मौजूद थे और जैसे ही रिया गिरफ्तार हुई उसके बाद कल वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज वो एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना जो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, राकेश अस्थाना से आज शाम वो मुलाकात करेंगे। जो डोजियर तैयार हुआ है जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, कई बड़े ड्रग पेडलर हैं मुंबई के जो अलग अलग इलाकों में ड्रग सप्लाई करते हैं, खासकर बॉलीवुड टाउन में ड्रग सप्लाई करते हैं। तो आज इसको लेकर कल ही जो केपीएस मल्होत्रा है वो रवाना हुए हैं। हालांकि आधी टीम फिलहाल मुंबई में मौजूद है और कल रवाना हुए हैं, कल पहुंचे हैं और उसके बाद आज शाम को राकेश अस्थाना से मुलाकात होगी। रणनीति तय होगी कि अब आगे की जांच कैसे आगे बढ़ानी है। लेकिन आने वाले दिनों में बताऊं आपको कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच है, जैसे फिलहाल केंद्र में बनी हुई है, वैसे ही आने वाले दिनों में जो नारकोटिक्स कंट्रोल की जांच है इस पूरे मामले में, वो भी केंद्र में बनी रहेगी और कई बड़े बड़े खुलासे होंगे जिसका हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, अरविंद ओझा आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे। बड़े बड़े खुलासे होंगे कई। अरविंद ओझा ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एनसीबी ने एक पूरा डॉजियर तैयार कर लिया है जिसमें कई सितारों के नाम हैं और एनसीबी जल्दी इस पर जांच आगे शुरू कर सकती है। रिया की जेल की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब उसके खिलाफ परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत के केस कर दिया था। फिर रिया पर शिकंजा कसता चला गया। सीबीआई, ईडी के बाद एनसीबी की एंट्री से रिया सलाखों के पीछे। कमाल तो ईडी ने किया ही। पैसे के लेन देन से ईडी रिया की चैट तक पहुंची जिससे ड्रग्स कनेक्शन का पूरा राज खुलकर सामने आ गया। जुलाई 2020 सामने आया परिवार। रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर। रिया की जेल की बुनियाद उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ एफआईआर की। इसमें बाकायदा रिया का नाम था। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। 28 जुलाई 2020 एक्शन में बिहार पुलिस। पटना पुलिस ने मुंबई जाकर जांच की। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। 28 जुलाई को बिहार पुलिस की एक टीम मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई जा पहुंची, लेकिन जांच के अधिकार को लेकर मामला उलझ गया। केस मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस हो गया। तब बिहार के डीजीपी खुलकर सामने आए और मुंबई पुलिस पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप जड़ दिया। तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचनाएं हासिल हुई है, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली।
6 अगस्त 2020 सीबीआई की एंट्री, रिया समेत 7 के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई की एंट्री के बाद रिया पर शिकंजा कसा। सीबीआई ने जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया उनमें रिया का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने अब तक 4 दिनों में रिया से 35 घंटे की पूछताछ की थी। रिया का सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व मैनेजर और स्टाफ से आमना सामना भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के ड्रग्स पर किए गए सवालों पर रिया बौखला गयी और इसी के बाद एनसीबी एक्शन में आ गई और यहीं पर आकर रिया फंस गयी। 7 अगस्त 2020 एक्शन में ईडी, परिवार से पूछताछ शुरू की। ईडी की जांच से रिया की घेराबंदी और कड़ी हो गई। ईडी ही रिया की ड्रग्स चैट को सामने लाई। व्हाट्सएप चैट में रिया कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत करती रही। 26 अगस्त 2020 जांच में एनसीबी की एंट्री, ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। नारकोटिक्स ब्यूरो ने सबसे आखिर में एंट्री मारी, लेकिन एक्शन में सबसे आगे रही। ईडी से मिली ड्रग्स वाली चैट को एनसीबी ने खंगाला और उसकी हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो इससे जुड़ी थी। 4 सितंबर 2020 शौविक गिरफ्तार, ड्रग्स कनेक्शन में कसा शिकंजा। रिया की चैट पर उसका भाई शौविक भी गिर गया। चैट में खुलासे की तस्दीक गिरफ्त में आए 2 ड्रग पेडलर्स ने भी की। इसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। 6 सितंबर 2020 एनसीबी की जांच तेज, रिया से पूछताछ की तैयारी। भाई की गिरफ्त में आने के बाद से ही तय था कि अब रिया की बारी है और रिया से 3 दिन लगातार पूछताछ में वो ड्रग्स को लेकर सारी सच्चाइयां बयां करती गई, जिनसे वो इनकार कर रही थी और अब उनकी मुश्किलें कोर्ट तक जा पहुंची। 8 सितंबर 2009 रिया की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी, सीबीआई के लिए बनेगा केस का आधार। और फिर वो दिन आ गया जब रिया को जेल जाना पड़ा। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने रिया का बयान इतना बड़ा सबूत बन गया कि रिया को जमानत नहीं मिली। अभी तो शुरुआत है, रिया की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। अब तो सीबीआई भी इसी आधार पर शिकंजा कसेगा। आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। तो 3 कबूलनामे थे जिनकी वजह से रिया घिर गई और आज अदालत ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई, सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहयोगी और दीपेश सावंत ड्रग पेडलर, ये 3 कबूलनामे थे जिसमें उनके भाई रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने खुद कह दिया कि रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदी थी। सैमुअल मिरांडा ने बताया कि रिया के कहने पर शौविक के जानकार से उसने ड्रग्स प्रोक्योर की थी, यानी कि खरीदी थी। और दीपेश सावंत ड्रग पेडलर ने कहा रिया के कहने पर शौविक के जरिए वो सुशांत के घर पर ड्रग्स लाया था। और इन्हीं 3 कबूलनामों के आधार पर रिया चक्रवर्ती फंस गई। रिया के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 सबूत एनसीबी ने अपनी जांच में जुटाए और उन 5 सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई हुई। लिहाजा रिया चक्रवर्ती आज जेल में है। तो अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो लगातार जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अरविंद ओझा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थे जो एनसीबी ने जुटाए और जो उस पर इस कार्रवाई का आधार बने। जी बिल्कुल, और जब आपने सबूतों की बात की तो मैं बताऊं आपको कि देखिए ये जरा आप तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 67 एनडीपीएस एक्ट में ये शौविक चक्रवर्ती का बयान है रोहित, जो आज तक के पास मौजूद है। आज तक ने बकायदा इसका खुलासा किया था और ये शौविक चक्रवर्ती का हमारे पास बयान जो मौजूद है रोहित, इस बयान के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और अपने भाई के ही कहीं न कहीं कबूलनामे में 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कबूलनामा था उसी कबूलनामे में रिया चक्रवर्ती भी फंसती नजर आई। शौविक चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि वो सुशांत सिंह के घर पर ड्रग्स पहुंचाता था। हालांकि ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर, और शौविक चक्रवर्ती ने भी कहा कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते थे, कई ड्रग पेडलर से कांटेक्ट में था। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा जिससे रिया फंसती नजर आई वो ये कि कई बार रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स आया और उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ड्रग पेडलर, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती सभी को गिरफ्तार करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा एक मजबूत केस तैयार किया, सिंडिकेट तैयार किया। सिंडिकेट की तरह दर्शाया कि ये पूरा सिंडिकेट की तरह काम करता था, जिसमें रिया भी एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। और शायद यही वजह है कि 27A लगाया गया
जो इस केस में रिया चक्रवर्ती के गले की फांस बन गया है और उनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज हो रही है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी कई गवाहियां हैं, व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसके आधार पर काफी मुश्किलों का सामना अदालत में करना पड़ रहा है। कम से कम फिलहाल जमानत में, आगे जब ट्रायल चलेगा, चार्जशीट होगी, तब देखना होगा, लेकिन फिलहाल जमानत दूर की कौड़ी है। शायद यही वजह है कि अब जो इसके बाद का जो विकल्प है वो है हाईकोर्ट का विकल्प। ठीक, वापस आएंगे अरविंद ओझा आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। तो सुशांत की मौत के करीब 3 महीने बाद 12x14 के एक छोटे से कमरे से अब जो सच बाहर निकल कर आया है उसने लोगों को हैरान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो जांच एजेंसियां अभी तक सुशांत की मौत का सच ढूंढ रही थी, उनमें से एक यानी एनसीबी के सामने रिया के छोटे भाई शौविक के ऐसे ऐसे सनसनीखेज खुलासे कि खुद एजेंसी के अफसर तक हैरान है। अपने बयान में शौविक ने ये क्या कह दिया? शौविक का ये कबूलनामा चौंका देगा आपको। आज तक के पास शौविक का इकबालिया बयान। अपने लिए मुझसे ड्रग्स मंगवाते थे सुशांत। हशीश, गांजा और बड के आदी थे सुशांत। पिठानी ने भी बताया सुशांत लेते थे ड्रग्स। रिया भी मंगवाती थी सुशांत के लिए ड्रग्स। मिरांडा करता था सुशांत के ड्रग्स का इंतजाम। सुशांत के पैसों से मिरांडा खरीदता था ड्रग्स। रिया के कार्ड से भी हुई ड्रग्स की खरीद। रिया और शौविक को लेकर बहुत बातें हुई। रिया और शौविक से जुड़े कई सच भी सामने आए, लेकिन आज हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा। रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर शौविक और सुशांत के रिश्तों का वो सच जो अब तक आपके लिए अनजाना था, क्योंकि आज तक के पास है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया शौविक का वो इकबालिया बयान, जिसमें शौविक ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सिर्फ अपना गुनाह ही नहीं कबूला, बल्कि जिसके एक एक हर्फ ने सुशांत और उसके इर्द गिर्द चलने वाले ड्रग सिंडिकेट की एक एक सच्चाई उजागर कर दी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत ये बयान सिर्फ शौविक ने जांच अधिकारी के सामने ही नहीं दिया, बल्कि इंग्लिश की टाइपिंग जानने की वजह से उसने खुद अपने हाथों से एनसीबी के दफ्तर में कंप्यूटर पर बैठकर इस बयान को टाइप किया। इस बयान में शौविक ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें तो लिखी ही, उसने सुशांत से अपनी पहली मुलाकात से लेकर उनके लिए ड्रग्स खरीदने तक की पूरी कहानी का भी जिक्र किया। शौविक ने लिखा कि उसकी बहन रिया सुशांत के साथ अप्रैल 2019 में मिली और दिसंबर 2019 से रिया और सुशांत साथ साथ रहने लगे। रिया ने ही शौविक को सुशांत से मिलवाया और सुशांत के न्योते पर वो अप्रैल 2019 में पहली बार सुशांत के घर गया। शौविक ने अपने बयान में लिखा है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक इंसान के तौर पर सुशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले और रिश्ते निभाने की सलाहियत रखने वाले शख्स थे। सुशांत के घर आने जाने के दौरान ही मुझे ये पता चला कि सुशांत बड्स और वीड लेते हैं। बाद में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उसके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी मुझे ये बात बताई। बाद में मैंने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई और उसे उन तक पहुंचाया। मुझे सारी तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बातें याद हैं।
ये पूछे जाने पर कि 16 मार्च 2020 को तुम्हारे और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो चैट हुई थी उसका सच क्या है, शौविक ने एनसीबी के इस सवाल का जवाब भी दिया। शौविक ने लिखा, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए मुझे मेरी बहन ने बताया कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार मारिजुआना यानी गांजा पीते हैं, और तब मैंने रिया से कहा कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बट का इंतजाम कर सकता हूं, जिससे कम से कम 20 सिगरेट तो तैयार हो जाएंगी। इसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित पारिहार से बात की और बट की कीमत रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को बता दी। मैंने मिरांडा का नंबर बासित को दिया, बासित ने सैमुअल का नंबर अपने एक दोस्त जैद को दिया और जैद ने 17 मार्च 2020 को सुशांत के लिए उनके घर के पास ड्रग्स की डिलीवरी की थी। अपने इस इकबालिया बयान में शौविक ने तफसील से एनसीबी के सारे सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में शौविक ने जो लिखा है उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौकों पर खुद भी उसे ड्रग्स खरीदने के लिए फोन किया था। 15 से 17 अप्रैल 2020 के दौरान सुशांत ने मुझे फोन पर बताया था कि उनके बड और वीट का स्टॉक अब खत्म हो रहा है। ये बात उन्होंने अपने मैनेजर मिरांडा को भी बता दी है। इसके बाद मिरांडा ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने बताया कि मैं बार बार ड्रग्स का इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उसने मुझे रिया से बात करने को कहा। रिया तब सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि सुशांत के लिए फिलहाल कोई भी ड्रग्स चलेगा। उसके बाद मैंने बासित से बात की और उन्हें बताया कि बासित के पास फिलहाल बड या वीड नहीं है, बल्कि सिर्फ हशीश ही रखी है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और तब मैंने बासित के जरिए सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत के पास हशीश की डिलीवरी कराई। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शौविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। ड्रग्स के पैसों के बारे में पूछे जाने पर शौविक ने अपने जवाब में लिखा है कि उसने खुद तो कभी ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए और न ही कभी ड्रग्स के पैसे लिए, लेकिन हाँ, उसे एक ऐसा मौका जरूर याद है जब रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से सुशांत के लिए ड्रग्स के पैसे दिए थे। बहरहाल अब शौविक का यही इकबालिया बयान खुद शौविक के साथ साथ रिया, मिरांडा और दीपेश सावंत समेत कई लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना की लड़ाई में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ड्रग्स और दाऊद की भी एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज शिवसेना को घेरा। फडणवीस ने कहा कि कंगना का दफ्तर तोड़ डाला, लेकिन मुंबई में दाऊद के घर को क्यों छोड़ दिया। उधर मुंबई पुलिस कंगना रनौत के खिलाफ अब ड्रग्स के आरोपों की जांच करेगी। आज कंगना ने उद्धव सरकार के साथ सोनिया गांधी पर भी सवाल उठा दिए। उनकी मां भी सामने आई और शिवसेना पर हमला बोला। कंगना विवाद में अब दाऊद की एंट्री। रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते। फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर सीधा निशाना। आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। कंगना के बहाने सियासी घमासान फुल। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने तो मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन मलबे से उठी धूल अब महाराष्ट्र की सियासत को दागदार करने लगी है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कभी मुंबई में बाला साहेब की तूती बोलती थी, उनके बेटे उद्धव पर हमला करने के लिए कंगना ने अब बाला साहेब का ही सहारा लिया है। ट्वीट कर कंगना ने कहा, महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन्स में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना ने बाला साहेब का नाम लेकर उद्धव को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले एक ट्वीट में कंगना ने कहा था,
जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। संजय राउत से लेकर शिवसेना और अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि किसी वक्त में बाला साहब को ये डर था कि एक दिन गठबंधन करके कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए, और ऐसे ही कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। दफ्तर पर बुलडोजर क्या चला, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कंगना यहीं नहीं रुकी, अगले ही ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया। कंगना ने ट्वीट किया, प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकी? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत हैं। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है आप हस्तक्षेप करेंगी। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तर्कश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे, और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। ये झगड़ा कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट से शुरू हुआ था। उसी ट्वीट पर शिवसेना प्रवक्ता ने जब आपत्तिजनक बयान दिया तो मामला और तूफानी हो गया। अगर आप किसी विषय की राजनीति करना चाहते हो या क्या बोलते हैं आप आपकी भाषा में कोई एक अलग से माहौल बनाना चाहते हो, तो किसी भी भाषा शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। मुंबई के बारे में, आप मुंबई में रहते हो, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहती है, मुंबई देश में अगर देश के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार कर, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बेईमानी है। हमारी भाषा में मैंने बेईमान कहा। इसके बाद तो बयानबाजी की झड़ी लग गई। केंद्र सरकार से कंगना को Y+ सुरक्षा मिल गई और कंगना सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंच गईं। लेकिन इससे पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा ढहा दिया। कुल मिलाकर ये पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाली तमाम पार्टियां इसमें कूद चुकी हैं। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया। कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले कल कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल ना होने की इच्छा जताई। कंगना रनौत बोलती है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज में एकता होनी चाहिए, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरी फिल्में जो अभी अयोध्या नाम की एक फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ। मुझे तो दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी। अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फील्ड में हूँ और जब तक मैं फील्ड में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूँगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूँगा। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। हालत ये है कि सरकार में साझेदार एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर उद्धव के साथ नहीं हैं। काही संबंध नहीं, सब जबाबदारीने बोलण्याची अपेक्षा कुणाकडून करावी हा जरा प्रश्न है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस विवाद में पीछे हटने को तैयार नहीं। तू तड़ाक की भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज हो चुका है। ड्रग्स केस की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। आज तक ब्यूरो। और इस मामले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लड़ाई पूरी तरह से सरकार और विपक्ष के बीच अब होने लगी है।
शिवसेना का सामना कंगना रनौत से है या फिर रिया को बचा नहीं पाए उसका गुस्सा है, आगे कौन जेल में जाएगा उसकी भीति है। शिवसेना दिखती है उखाड़ दिया, सत्ता का घमंड अच्छा नहीं है। अगर उखाड़ना है तो ठाकरे परिवार के मित्र मंत्री अनिल परब ने जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट का बांद्रा में बनाया, इसके सबूत मैंने दिए। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? जब बेटी सुरक्षा मांगती है माननीय योगी जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से, तब उसे सुरक्षा नहीं मिलती। उसका एक्सीडेंट होता है, उसके परिजन मारे जाते हैं। कहीं लड़की सुरक्षा मांगती है तो सुरक्षा की जगह उसको मौत मिलती है। आप चिन्मय आनंद का जो बलात्कारी है एक बेटी का, उसका स्वागत ऐसा करते हैं कि मानो आजादी का महानायक हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नजरिए से कंगना रनावत को देखती है, उसी नजरिए से जो पीड़ित बहन बेटियां हैं उनको भी देखे। नजरिया दोहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है, यही बीजेपी का दोहरा चरित्र साबित करता है। तो पहले कंगना का दफ्तर टूटा, अब शिवसेना के साथ यह लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस को कंगना के पुराने ड्रग्स केस की जांच करने के आदेश दे दिए गए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीधा पंगा लेना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अतिक्रमण के आरोप में बीएमसी ने पिछले दिनों कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। इसी के बाद कंगना उद्धव ठाकरे पर सीधे हमलावर हो गयीं। लेकिन कंगना की जुबानी जंग पर महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच के निर्देश दिए हैं। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है। उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी। अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसी का संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कंगना रनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराई जाए या फिर नारकोटिक सेल से। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही।
महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इस बीच मामले में पहले ही नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अध्ययन 2 दिन पहले ही इस मामले से खुद को अलग कर चुके हैं। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल पर पहुंच गई है और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। कंगना को घेरने के लिए भी ड्रग्स केस का ही सहारा लिया जा रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।